मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं कुछ जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें ही आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वह मैं आपको बता दूं, और सच बात यह है कि इसके बारे में आप खुद भी जानते हैं। आज के अखबारों में आपने पढ़ भी लिया है और न्यूज में सुना भी होगा कि बाकायदे हमारे संसद का जो विशेष सत्र जो शुरू हो गया है कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर, उसमें बाकायदे महिला आरक्षण से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है। ये संविधान संशोधन विधेयक है, याद रखिए। इसका नंबर है 128वां 128, और इस विधेयक का नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। विधेयक बनने के बाद ये अधिनियम हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन विधेयक, यानी कि नारी की जो शक्ति होती है उसकी हम वंदना करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बारे में मैं अभी कोई भी बात करने नहीं जा रहा हूं। अभी इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, लोकसभा से फिर ये राज्यसभा में जाएगा और इसके बाद फिर ये अधिनियम बन पाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या बहस होती है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। इसके बाद इस पर बात करना ज्यादा सही होगा। मैं ये सूचना केवल आपको इसलिए दे रहा हूं, ये जानने के बावजूद कि आपके पास ये सूचना है, कि इस पर आप ध्यान रखें। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक मानकर चलें। देखते हैं कि कौन कौन से तथ्य हमारे सामने आएंगे। जब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे तब शायद बात करना ज्यादा व्यावहारिक होगा। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर। आज के अखबारों में आपने कनाडा का मामला पढ़ा होगा। कनाडा, आप जानते हैं कि कनाडा लगभग 2.5 करोड़ की आबादी का एक छोटा सा देश है। अमेरिका के ऊपर है, उत्तरी अमेरिका में, और बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। हम लोगों को वहां जाने का मौका मिला है, 1-1.5 महीने हम लोग वहां रहे भी हैं। 2.5 करोड़ की आबादी में लगभग 20 लाख भारतीय रहते हैं, और इन भारतीयों में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो पंजाब के सिखों की है। वहां जो खालिस्तानी आंदोलन है वो काफी सक्रिय है, और हमारे यहाँ 1980 के आसपास जो खालिस्तान की जो मांग हुई थी उसके केंद्र में कनाडा ही था। वहां एक लीडर हुए हैं, लीडर थे पहले, कह लीजिए चीफ ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स, प्रमुख थे खालिस्तान टाइगर फोर्स। उनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, जिनकी जून में हत्या हो गई थी। हरदीप सिंह निज्जर। अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि उसकी हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है, और यह भारत के लिए सच पूछे तो बहुत ही शॉकिंग खबर थी। कनाडा के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। खालिस्तान के मामले को लेकर के कभी कभी विवाद की स्थिति कह लीजिए कि पैदा हो जाती है। तो जैसे ही उनका ये बयान आया, और साथ ही साथ केवल यही नहीं बल्कि कनाडा ने बाकायदे हमारे एक सीनियर डिप्लोमेट को अपने देश से निकाल भी दिया, तो हमारे लिए ये चौंकने की बात थी। हमने भी रिएक्ट किया। उनके भी एक जो कैनेडियन स्टेशन चीफ थे, हमने उनको जवाब में निकाला, उन पर एलिगेशन लगाए। और एलिगेशन क्या लगाए, मतलब उन पर हमने आपत्ति व्यक्त की, और साथ ही साथ भारत ने इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया। जब भारत ने विरोध किया तो उनके प्राइम मिनिस्टर को यह कहना पड़ा कि नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है, चलिए आपका मतलब चाहे जो भी हो। इससे दोनों देशों के संबंधों में कहीं न कहीं एक थोड़ी सी खटास तो आई है। अभी वहां के जो पीएम है, उनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो पॉलिटिकल है दोस्तों। और दिक्कत यह है कि एक खाली समर्थक जो जगमीत धारीवाल हैं, उनकी पार्टी के समर्थन से अभी हमारे ट्रूडो जी की सरकार चल रही है। और सीधी सी बात है कि वो खालिस्तानी लीडर है, खालिस्तानी समर्थक है कह लीजिए। तो ये इनके सामने अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन उनकी चाहे राजनीतिक जो भी मजबूरियां हो, भारत उसे क्यों स्वीकार करेगा, और स्वीकार क्यों करना चाहिए। ये मामला मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेंसिटिव है, आगे शायद चले। आज मैं आपको बाकायदे राष्ट्रीय सहारा का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं। इस पर मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं यहां। और उस आर्टिकल में आपको जो कनाडा की जो ये स्थिति है और खालिस्तानी मूवमेंट कैसे वहां तेजी के साथ आगे बढ़ा है, सरकार क्यों उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उनकी क्या क्या मजबूरियां हैं या उनकी क्या नीतियां हैं, भारत उसके बारे में क्या सोचता है, इसको लेकर के एक अच्छा आर्टिकल है, कंप्लीट आर्टिकल है। और मैं चाहूंगा कि आप उसे ध्यान से पढ़ें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप उन्हें थोड़ा सा नोट भी कर लें। अभी एक आंकड़ा आया है कि 1 साल के दौरान सोचे कि कनाडा में भारत विरोधी लगभग 15 घटनाएं हो चुकी हैं। 1 साल में 15 घटनाएं। कहीं मंदिर पर अटैक किया जाएगा, कहीं खालिस्तानी के समर्थन में नारे लगाए जाएंगे, कहीं जुलूस निकाले जाएंगे। इस तरह की खूब घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसमें से अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो सीधी सी बात है कि इसे भारत क्या माने। कहीं न कहीं इसमें दिखाई दे रहा है कि जो कनाडा है वो खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है जो वहां रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण खबर है और इस पर आपको अपनी नजर बनाए रखनी है। कल के अखबारों में एक और अच्छी खबर आई कि शांति निकेतन के बाद अब यूनेस्को ने फिर से
हमारे 3 मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। और ये जो तीनों मंदिर हैं ये होयसलकालीन मंदिर हैं। होयसलकालीन मंदिर, और ये तीनों मंदिर कर्नाटक में स्थित हैं। कर्नाटक में जो 3 स्थान हैं जहां के मंदिर विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं, उसमें एक है बेलूर, दूसरा है हलेबीड और तीसरा है सोमनाथपुरा। यहाँ के जो 3 मंदिर हैं इन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आपकी केवल जानकारी के लिए कि यह हमारे देश का 42वां स्थल है जिसे विश्व धरोहर की सूची में स्थान मिला है। यहां मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा, होयसलकालीन मंदिर। तो आप थोड़ा सा होयसलकालीन मंदिरों का जो स्थापत्य रहा है थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लें। और ये जो 3 मंदिर हैं इन तीनों मंदिरों के बारे में भी बहुत थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लें। बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सामान्य सी जानकारियां ले लें। क्योंकि मालूम है आपको कि सिविल सर्विस अब सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि ये मंदिर कहाँ है और क्यों चर्चा में आए। वो थोड़ा सा जो ट्रेंड चलता है या कह लीजिए जो मेन स्ट्रीम है उस मेन स्ट्रीम से हट करके प्रश्न पूछने लगा, स्पेशली प्री एग्जामिनेशन में। और मुझे प्री की दृष्टि से ही ये जो घटना है ये महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही है। दोस्तों, आज एक और अच्छी खबर पढ़ने को मिली और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डेटा दिया है, चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है तो हमें इस पर विश्वास करना चाहिए और हमारे सिलेबस के हिसाब से एक महत्वपूर्ण डेटा है। और वो ये कि जो हमारे यहाँ घरेलू बचत है, घरेलू बचत, डोमेस्टिक सेविंग, इस पर ऑनलाइन में बकायदे एक फुल फ्लेज्ड लेक्चर है, प्लीज आप उसे ध्यान से सुनिएगा। उसमें पिछले साल काफी गिरावट आई है, काफी गिरावट आई है। और ये जो गिरावट है वो पिछले से 21-22 की तुलना में 22-23 में जो गिरावट रही है वो 19% है। 19% बहुत होती है। अब जो हमारे टोटल जीडीपी में जो इसका रोल रह गया है वो केवल 5.1% है, जबकि इससे पहले 7.2% हुआ करता था। इसका मतलब है कि हमारे जो घरों में बचत की जो स्थिति है वो कम हो गई है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बचत की स्थिति कम हो गई है, क्यों कम हो गई है, कि लोग ज्यादा खर्च करने लगे हैं, उनकी आय अधिक बढ़ गई है, जो भी कारण हो ये आपको जानना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन जो चिंता की बात है वो कुल मिलाकर के ये कि हमारी जो घरेलू बचत होती है, जो डोमेस्टिक जो सेविंग्स होती हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, स्पाइनल ऑफ आवर इकोनॉमी। देखिए, पूरे के पूरे कोरोना में देशों की हालत कितनी खराब हुई, लेकिन हमारी जो घरेलू बचत की जो ताकत थी उसने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाए रखा है। तो मुझे लगता है कि चूंकि इसमें काफी बड़ा फॉल आया है, काफी बड़ी गिरावट आई है, तो इस टॉपिक को इंडिपेंडेंटली आपको तैयार करना चाहिए, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। दोस्तों, 2-3 और छोटी छोटी खबरें हैं जो थोड़ी सी कुछ दिनों पहले की हैं, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं बता पा रहा था। बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ध्यान में ये चीजें रहनी चाहिए। एक मोरक्को की खबर है, आपने चैनल्स पे देखा होगा इसके बारे में, अखबारों में भी शायद पढ़ा हो। ये बाकायदे अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, और वहां बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया, बहुत जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें लगभग 25-30 लाख लोगों के मरने की खबर है। खैर, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने लोगों के मरने की खबर है, इंपॉर्टेंट ये कि बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 2-3 साल से सिविल सर्विस प्री में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। कहीं भूकंप अगर कोई आया है तो वहां, कहीं सत्ता बदलाव हो गया तो वहां, कहीं क्रांति हो गई, कहीं कुछ और घटनाएं हो गई, तो उनको लेकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सुमेलित कीजिए वाले में। ठीक इसी तरह से लीबिया के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। लीबिया में बहुत जबरदस्त रूप से तूफान आया और वहां बाढ़ से 2 डैम फट गए, बांध फट गए, और उससे बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और यह एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई, क्योंकि जैसे ही बाढ़ आई और लोग मरने लगे, भागने लगे, तो इससे विस्थापित भी बहुत से लोग हुए हैं। और जब लोग विस्थापित होने लगते हैं तो आप जानते हैं कि उसका जो प्रभाव होता है वो पूरी की पूरी दुनिया पर पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह से एक छोटी सी खबर स्पेन को लेकर है। हमारी वायु सेना में एक मिलिट्री एयर लिफ्ट प्लेन शामिल किया गया है, उसका नाम है C-25 टैक्टिकल मिलिट्री एयर लिफ्ट प्लेन, ये उसका नाम है C-295। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ये स्पेन ने बनाया है और स्पेन से यह हमें प्राप्त हुआ है। बस थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी है। तो दोस्तों, जो मुख्य खबरें थी उनके बारे में मैंने आपको बताया है, बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं।
ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।